सम्मानित नीलकंठ भंडारी जी ने आदेश दिया कि हमारी युवा कांग्रेस की बैठक होनी है, तो आपने आना है। और मैंने कहा कि हम उसमें निश्चित तौर पर आएंगे। मैं अपने प्रदेशाध्यक्ष नीलकंठ भंडारी जी का नाम लेना इसलिए भूल गया क्योंकि ये पीछे खड़े गए, और आज मैं आपके बीच में आकर अपने युवा कांग्रेस के दिनों को याद कर रहा हूँ। मैं भी छात्र राजनीति से निकला, कदम दर कदम आगे बढ़ा। छात्र राजनीति के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा करता था, उसके बाद मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, मुझे इस महान कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिस करके मैं 10 साल अध्यक्ष रहा। और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मैंने सबसे पहला जो चुनाव लड़ा वो काउंसलर का लड़ा। तब मैं एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट था, और जब मैं युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तब भी मैं काउंसलर था। तो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 10 साल काउंसलर रहा। छात्र राजनीति से चलते चलते कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचूंगा। इसके लिए अगर मैं किसी का धन्यवाद करना चाहता हूं तो वो कांग्रेस की वो महान विचारधारा जिसने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस की वो महान विचारधारा जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, सुई से लेकर जहाज तक का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों द्वारा तय हुआ। तो इस विचारधारा ने जहां देश योजनाओं के द्वारा जब देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ, खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच ने और उनके कार्यक्रमों ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई दिशा दी। और हम धीरे धीरे, जब हमारी जनसंख्या महज 30 करोड़ हुआ करती थी, भुखमरी का सामना ये देश करता था, कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा ये देश लोकतंत्र की मजबूती के साथ आत्मनिर्भर देश भी बनता गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि युवा पीढ़ी को जिस समय आपने जन्म दिया उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी, और आप उन परिस्थितियों में आए हैं जब जिस देश की नींव राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार रखी गई। युवा प्रधानमंत्री थे, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो तो एक पायलट थे। लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की बलिदान दी। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में जहां एक ही पार्टी की विचारधारा में दो प्रधानमंत्रियों ने बलिदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सभी सुबह का नाश्ता कर जब दरवाजे की चौखट से वो कौम बाहर रखेगी, उनकी छाती में 36 गोलियां काट दी। और देखिए उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला, जय हिंद। वो हम सबको छोड़कर चलेगी। हमारी पूरी मेजॉरिटी थी, लेकिन राजीव गांधी जी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। कांग्रेस जिन्होंने अपील की वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये उम्मीद भी नहीं थी कि 5 वर्ष बाद देश के आतंकवादी उन्हें बम से उड़ा देंगे। और एक ऐसा नौजवान जिसने युवा पीढ़ी को नई सोच दी, नया दिशा दी, वो हम सबको छोड़कर चले गए। बम से उनकी टांग कहीं गिरी, धड़ कहीं गिरा, हाथ कहीं गिरे। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को जिन भी आतंकवादियों ने खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस फिर उभर कर आई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरी पार्टी का एक भी नेता है, बता दीजिए,
जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी पार्टी में दो प्रधानमंत्रियों ने अपने बलिदान दिया। एक ही परिवार के दो सदस्यों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब आतंकवाद पंजाब में फैला हुआ था, उस समय का सामना बेअंत सिंह जी कर रहे थे, उन्हें भी बम से उड़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों का मुकाबला हमारी वहां के जो लोकल लीडर है वो कर रहे थे। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट विपक्ष में थे, विधायक दल के नेता थे। 40 कार्यकर्ता एक अभियान में जा रहे थे, उन्हें बम से उड़ा दिया गया। कोई दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी का हमें बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये कांग्रेस की महान विचारधारा है। राजीव गांधी जी के समय में एनएसए का प्रेसिडेंट था, वो कितना दूर की सोचते थे। एक बार अमेरिका ने उनको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। कंप्यूटर युग की क्रांति में हम प्रवेश कर रहे थे। अमेरिका विकसित अमेरिका था। राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं अपने देश को आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में मैं कंप्यूटर क्रांति से जोड़ना चाहता हूं। अमेरिका ने मना कर दिया। दृढ़ निश्चय शक्ति देखिए उनकी, वो आए और उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी के लिए ऐसी नीतियां बनाइए जो युवा पीढ़ी है वो पूरे विश्व में कंप्यूटर क्रांति के रूप में अपना डंका बजाए। राजीव गांधी जी ने उस सोच को विकसित किया और आज जिस सॉफ्टवेयर की बात हम लोग करते हैं, देश की 30 बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, वो राजीव गांधी की सोच के उस आईटी से निकले हैं, उस संचार क्रांति से निकले हैं जो राजीव गांधी जी ने हमें दी। उस समय के आधुनिक भारत की सोच उन्होंने रखी। अगर उन्होंने सोच नहीं रखती तो आज जो भी नेता वहां जाके बड़ी बड़ी बातें करता है, ये सब उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकारों की देन है कि आज वर्ल्ड की 30 बड़ी कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी है। आईआईटी की स्थापना हुई, आईआईएम की स्थापना हुई, नीट की स्थापना हुई, एम्स की स्थापना हुई। ये कुछ 10 वर्षों में नहीं बने हैं। इनके पीछे पहले सोच विकसित होती है, फिर धरातल पर सपनों को उतारा जाता है। ये सोच राजीव गांधी जी की थी। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र कैसे पहुंचे। समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाता था, उनको कैसे ताकत देनी है। उस समय समाज में आप अभी भी देखते होंगे, अभी भी कुछ गांव में हमारी महिलाएं जो है वो थोड़ा सा घूंघट डाल के रहती, थोड़ा सा ढक के रहती। उस समय तो घूंघट डाला जाता था, आधे तक नीचे से देखा नहीं जाता। राजीव गांधी जी ने कहा कि कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता जहां महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाए। और उन्होंने 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लाया, संविधान संशोधन किया, महिलाओं को नगर निगम पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण दिया। 73 में और 74 में 33% का आरक्षण दिया। और महिलाओं 33% का जब हिमाचल में भी लागू हुआ तो आधी सीटें खाली चली। अगले चुनाव में पत्नी प्रधान हो गया, मतलब पत्नी चुनती थी, काम करते थे पति महादेव। और आज के समय में मैं हिमाचल के संदर्भ में बताना चाहता हूं, 57% महिलाएं चुनकर आई, 50% को भी मार दे दिया और 57% महिलाएं चुनकर आई। ये सोच किसी की है तो वो हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी की। लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, एनएसए ने मांग की। मैं एनएसए का अध्यक्ष था, यूनिवर्सिटी से दिल्ली गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष तिवारी जी थे, उन्होंने हम सब लोगों ने बोला कि 18 साल युवा भारत का निर्माण हो रहा है, 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने उसमें भी संविधान संशोधन करवा दिया।
और 18 साल के युवा को आज हिंदुस्तान में आकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार किसी नेता ने दिया, वो राजीव गांधी की सोच और विचार से। ये वो लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में एक आप परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसकी स्थापना के पीछे कांग्रेस की महान विचारधारा है। मैं खुद राजनीतिक जीवन में कभी सोचा नहीं था, अब मैं राजनीतिक जीवन में मुझे इस पद पर मिला और मैं चाहता हूं कि युवा भी आगे है और आने वाले समय में अगले 10 सालों में मेरी कृष्णा जी से बात हो रही थी कि महिलाओं में 33% की रिजर्वेशन हो चुकी है। आने वाले समय आप महिलाओं का, युवाओं का और महिलाओं को तैयार भी रहना राजनीति करने की। चुनौतियां बहुत है, कोई नई महिला आती है, कई प्रकार की बातें होती है। इन चीजों से घबराना नहीं पड़ता, लक्ष्य अपना तय करना पड़ता, आगे बढ़ते रहना पड़ता। परिवार के लोग हमारे समय क्या होता था, मैं अपनी बात, हमारे माता पिता जी बोलते सरकारी नौकरी लग जाओ फटाफट। अगर आप किसी के नेता है तो आप सरकारी नौकरी लग जाइए, ये होता था। अब बदलाव है और इस बदलाव में जब 33% का आरक्षण जब पंचायती राज में दिया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने से 50% का आरक्षण पंचायती राज, नगर पंचायत, नगर परिषदों में दिया। ये भी कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने जो देखा है वो कुछ दिया नहीं है, पर इन्होंने मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर जाते हैं। जो कुछ दिया इस देश में वो कांग्रेस पार्टी की थी। आज युवा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। आने वाला कल आपका, छोटे लालच में नहीं जाना है, लक्ष्य को तय करना है। लक्ष्य तय करते समय चुनौतियां बहुत होती है और राजनीति में जो चुनौतियां हैं वो कांटों भरी होती है, पर जो व्यक्ति संघर्ष करता है, पेशेंस रखता है, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है और वो चुनौतियां भी उनके पहुंच चूमती है और उनका लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं किसी राजनीतिक परिवार से थोड़ी आया हूं कि मेरे पिताजी मंत्री होंगे तो मेरे को मिलेगा। हम लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े, पार्टी ने मुझे समय समय पर जैसे जैसे मेरी उम्र होती है हम आगे बढ़ते। इसीलिए मैं रास्ता रोकते हैं कि युवा कांग्रेस रास्ता रुकेगी, लेकिन आपने उन रास्तों से आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि आज मिलेगा, ये नहीं हुआ तो मुझे कल नहीं मिलेगा। When one door closed, another will open. जब भी कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करने आया। 1 वर्ष पहले जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, हमारी सरकार ने क्या किया और लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हम आने वाले 3-4 महीनों में जा रहे हैं। हमने अपने सरकारी कर्मचारियों से वादा किया, हमने जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। और आप लोगों को यह सोचना कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या, और आपने लोगों को बताना। अगर हमें राजनीति ही करनी होती और वोट की राजनीति ही करनी होती तो हम पहले कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों देते। हमारी मानसिकता वोट की राजनीति नहीं थी, हमारी मानसिकता सामाजिक सुरक्षा की मानसिकता थी। हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, हमने उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया और मैं चाहता तो अगले विधानसभा चुनावों से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम देते, क्योंकि हमारे वादे में 5 साल है, लेकिन हमने पहली कैबिनेट करने करके वो सामाजिक सुरक्षा उन लोगों को दी जिन्हें ये निश्चित होकर रहना है जिंदगी में कि जब तक हमारे जीवन में सांस है सरकार हमें ओल्ड पेंशन के तहत अश्योर्ड इनकम देती है। ये हमारा पहला बात है। सरकारी कर्मचारी के बेटियां बैठी हुई, यही नहीं प्रदेश की सबसे भयंकर आपदा इस प्रदेश पर आई तो भाई का ऐसा मंजर था कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां अत्यधिक बारिश में हिमाचल प्रदेश में
तो वही नाम चाहिए। हमारे जीवन काल में भी हमने ऐसा कभी मंजर नहीं देखा। मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का, युवा कांग्रेस का, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे प्रदेश के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस आपदा के सामने पूरे लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे, आपदा के समय भी राजनीति करते रहे, कभी विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते रहे और जब विधानसभा का सेशन बुलाया प्रस्ताव भी उनका सरकार में हम लाए। 3 दिन तक पूरे विधानसभा में चर्चा हुई, बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन जब आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर उनके साथियों ने उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं दिया, ना खड़े हुए। हमने प्रस्ताव पारित किया। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। गृह मंत्री से मिला, वित्त मंत्री से मिला, हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। मैंने उनसे मांग की कि गुजरात की तर्ज पर दीजिए, मैंने उनसे मांग की उत्तराखंड की तर्ज पर दीजिए, पर कोई हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। जो भी मदद मिली वो बजटीय थी, जो हमें मिलनी थी उसको कोई रोक थोड़ी सकता था। हम भी तो सॉवरेन स्टेट में रहते हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन हम चिंतित नहीं हुए। हमने वो लड़ाई युद्ध की तरह लड़ी और हर चुनौती का सामना किया। और आज मैं हिमाचल के सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने आपदा राहत कोष बनाया। छोटे से छोटे बच्चे अपनी गुल्लक लेकर मुझे आपदा राहत कोष में दान दे रहे थे और इतिहास की हिमाचल के इतिहास में हिमाचल के लोगों का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतिहास की सबसे ज्यादा राहत राशि हिमाचल के लोगों द्वारा 250 करोड़ रुपया इकट्ठी की गई। वो क्यों दे रहे थे? क्यों उन्होंने 250 करोड़ रुपया दिया? इसलिए उन्होंने महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और हमने 48 घंटे के अंदर बिजली पानी टेम्परेरी सड़क तक मुहैया करवा दी। चंद्रताल में 395 लोग फंसे हुए थे। एयरफोर्स के पायलट ने इनएबिलिटी शो की कि हमको भी वहां हेलीपोर्ट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है। हमने 2 मंत्री जेसीबी में बैठकर भेजे, जगन नेगी और संजय अवस्थी जी। एक दिन भी अगर देरी हो जाती तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। 20 गाड़ियों के साथ उन पर्यटकों को निकाला जो बॉम्बे से, पूना से, सब जगह से आए थे। और जब वो पर्यटक निकले तो हिमाचल सरकार की जिंदाबाद करके कि हमने हिमाचल सरकार में ऐसा अतिथि देवो भव कभी नहीं देखा। मैंने कहा ये हमारी संस्कृति है। कोई भी नागरिकता का माहौल नहीं था कि पानी की बोतल 20 रुपए से 30 रुपए की भी किसी ने बेची हो। लोगों ने अपने पानी की बोतल भी 20 रुपए की जगह 10 रुपए की बेची। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति थी। क्योंकि आपदा की चुनौती का हमने सामना किया। जब हमें कोई सहायता नहीं मिली, हमने अपने ही बजट से कटौती करनी पड़ती है क्योंकि पैसा आता नहीं है। 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और 16,000 घर टूट गए, 4,000 घर पूर्ण नष्ट हो गए, पक्के घर पानी में बहने गए। पाइप जोड़कर एक घर बनाया जाता है। जिस परिवार का घर उजड़ जाता है, ये उसके मन पर क्या बीती होगी, उसके दिल पर क्या बीती होगी वो जानता है। हमने 4,000 घरों और 13,000 जो हमारे आंशिक रूप से टूटे हुए घर थे, हमने कहा कि 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार द्वारा घर बनाने के लिए मिलता, सिर्फ 1.5 लाख। मैंने जब मीटिंग की, शाम को मैं आपदा प्रभावित जिलों का दौरा करता, शाम को मीटिंग लेता था, आंकड़े आए, आंकड़ों में कहा गया क्या मैच आप 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं, कानून ये बोलता है। हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, 1.5 लाख से बढ़ाकर आर्थिक सहायता से 7 लाख रुपए की। ये सरकार ये हमारा फैसला है। आम अदालत, आम लोग जो है वो पटवारी के पास चक्कर लगाया करते थे कि हमारा म्यूटेशन कर दीजिए, हमारी तकसीम कर दीजिए। गांव के लोग जानते हैं जो हमारे आते हैं। हमने राजस्व ब्लॉक अदालतें लगाई और 3 महीने में 65,000 इंतकाल किए और 4,071 तकसीमें की। ये सरकार की। अनाथ बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं था।
हिंदुस्तान का हमने पहला कानून बनाया। आप युवा कांग्रेस की है कि एक साल में हमारी सरकार ने क्या किया, कि जनता तक पहुंचाने का दायित्व है। तब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अनाथ बच्चे थे, माता को खो दिया, पिता को खो दिया, ना माँ रही ना बाप रहा। बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी कि उसको ना समझाने वाला रहा, ना उसको पढ़ाने वाला रहा, ना उसको डांटने वाला रहा। हमने उनके लिए एक नियम बनाया। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बालिका आश्रम किया और हिंदुस्तान का पहला कानून ऐसा बनाया जिसमें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया कि अनाथ जो भी बच्चे होंगे पैदा होने से लेकर 27 साल तक उनका सब खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकार ने जब इसको झारखंड पर उतारा 10 महीने लग जाते हैं। जब बजट आता है तो झारखंड पर उतारना पड़ता है, तब अमेरिका पहुंचता है। आपके इर्द गिर्द भी कोई अनाथ बच्चा है जिसने माता को खो दिया है, पिता को खो दिया है, वो सीडीपीओ ऑफिस में जा सकता है। क्या है उसका योजना का मैं स्वरूप बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। पैदा होते ही बच्चे को हम एक नर्स देंगे ताकि वो अगर उसके माता पिता हो गए तो 3 साल तक एक नर्स उसका ख्याल रखे। 2,500 रुपया हर महीना उसकी अकाउंट में जमा हो। 18 साल के बाद 2,500 18 साल के बाद जब प्लस 2 करने के बाद बेटा या बेटी पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वो कोई जो चाचा के पास भी रह रहे ना, चाहे मामा के पास रहे, चाहे अनाथ आश्रम में रहे, हमने कहा उसकी अगर 1 लाख भी एकेडमिक की फीस होगी, वो 1 लाख फीस सरकार देगी। और हमने सरकार ने फीस देना शुरू कर दिया। हॉस्टल का खर्चा पूरा सरकार देगी, चाहे वो 50,000 1 लाख है। और जिस तरह हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसको पॉकेट मनी देते हैं, 4,000 रुपया पर मंथ की पॉकेट मनी भी सरकार देगी। और घूमने के लिए टूर के पैसे भी सरकार देगी। तो उन बच्चों की आवाज भी ये सरकार बनी जिन बच्चों ने कभी ये मांग सोची भी नहीं। अभी आने वाले समय में युवाओं को कैसे रोजगार मिले, पहले ही साल में हमने 20,000 रोजगार के अवसर पैदा कर दिए हैं। कितने प्रोफेसर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं, कितने डॉक्टर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं। पहले क्या होता था, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था, हमीरपुर में था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। उस भ्रष्टाचार के अड्डे में वहीं के सरकारी कर्मचारी उसके पेपर बेचा करते थे, लीक किया करते थे। और जो मेरिट वाला बच्चा था तो वो रह जाता था और पैसे खरीद कर कुछ लोग नौकरी करते। मुझे खबर मिली 2 महीने के भीतर हमने उसकी इंक्वायरी की और उस भ्रष्टाचार के सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया। जहां लोग संलिप्त थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ये सरकार ठीक है कि कुछ समय हमें राज्याचार नियोग बनाने में लगा, क्योंकि नई व्यवस्था जब आती है तो थोड़ा समय लगता है। और आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, राज्याचार नियोग के थ्रू 20,000 पोस्टें निकाल रहे। 5,500 हमने पोस्टें लेक्चरर, टीजीटी, जेबीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल शास्त्री की सब पोस्टें हमने निकाली है। 10,000 हमने आईपीएच में पोस्टें निकाली है, पटवारी की पोस्टें निकाली है, पुलिस की पोस्टें निकाली है। एक साल में 21,000 लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे लोगों को, युवा साथियों को रोजगार के अवसर मिले। सभी को सरकार में नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार के साधन भी हमने विकसित करने हैं। उस दिशा से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आर्थिक तंगी के बाद प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर पर है। तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी हिमाचल प्रदेश में सरकार अपने दम पर दिन रात मेहनत करके कार्य कर रही है। यही सरकार की गवर्नेंस होती है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। तो गवर्नेंस एक साल में सरकार ने दी, ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी कि जहां कोई गौर ही नहीं किया जाता था। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियों में कोई देखा नहीं जाता था। पुलिस भर्ती लीक पेपर पिछली सरकार के समय में कोई नहीं, दोबारा से भर्ती करा दी। और अभी क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी राजस्थान में आई, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जो राजस्थान सरकार ने लागू की थी उसको बंद कर दिया। हम भी करेंगे। हम अपने जो हिमाचल के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उनको पूरा सम्मान देंगे और बुढ़ापे में उनकी सामाजिक सुरक्षा भी मुहैया करवाएंगे।
हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद इन्होंने 1780 करोड़ रुपया हमारा जो लॉ की लिमिट बढ़नी चाहिए थी उसमें कट लगा दिया। लेकिन हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं, हम आगे बढ़ने वाले हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम आपके बीच से निकले हैं, हर दर्द को जानते हैं, हर पीड़ा को सहन करना जानते हैं। विश्वास कीजिए 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। जब ऐसा होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो इसलिए युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से जो भी कार्य करता है एक विश्वास रखिए, हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है। हमने आगे बढ़ना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं फैसले ले रहा हूं, कुछ कड़े फैसले इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो। अगर मैं भी चाहूं रूटीन की गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, बड़े बड़े लाल रास्ते में चलूं, कोई कमी थोड़ी, 5 साल बाद मैं भी आया चला गया। लेकिन हम कुछ करके जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी कांग्रेस की विचारधारा हमें वो करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप विचारधारा से जुड़े हुए युवा है, आपकी एक सोच है, उस सोच को आपने धरातल पर उतारना है। कैसे उतारना है वो आपका संघर्ष ही तय करेगा। अगर संघर्ष नहीं करोगे, घर में सोचोगे तो थोड़ी मुश्किलें ज्यादा होती है। इसलिए अपने संघर्ष घबराना नहीं है। खासकर मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि इसमें चुनौतियां बहुत होती है लेकिन घबराना नहीं पड़ता, रास्ता अपने आप खुलता जाता है। युवा साथियों से कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के कल आप मंत्री है, आने वाली पीढ़ी के कल आप भविष्य के आप मुख्यमंत्री है, आप एमएलए है। आप हमारे अजय सोलंकी जी है, ये एनएसयू के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, युवा कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे, फिर ये आज एमएलए बने, दूसरी बार इनको टिकट मिला, एक बार संघर्ष किया, असफल हुए और उनके खिलाफ बने जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, राजीव बिंदर जी को इन्होंने हराया। युवा कांग्रेस में जनशक्ति थे, रवि ठाकुर जी और हम इकट्ठे एनएसयू सेवा दल में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आप सेवा दल में थे, तो रास्ते खुलते जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि मैं अभी निगम भंडारी जी से बात कर रहा था, जब इनके टिकट की बारी थी मैं इनका थोड़ा सा विरोध भी कर रहा था और कृष्णा जी और पूरे यूथ कांग्रेस ये अधिकार है, ये प्रेरणा है, ऐसा नहीं है कि एक हमारी लड़ाई है। लेकिन उसमें परिस्थितियों के हिसाब से भी होता है, रास्ते खुलेंगे इनके लिए, हर एक युवा के लिए रास्ता खुलेगा, इसमें कुछ बुराई थोड़ी है। हमने एक पीढ़ी में जाना है, उसी ने आना है, लेकिन रास्ता कई बार लंबा हो जाता है, थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। तो हमने कितना सब्र किया, हम काउंसलर रहे, फिर काउंसलर रहे, फिर एमएलए होंगे, इन अड़चनों से आगे बढ़ना पड़ता है। तो युवा कांग्रेस के सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को एकजुटता का परिचय देना। लोकसभा में हमारी विचारधारा की लड़ाई व्यक्ति नहीं आता। आज राहुल गांधी जी क्यों यात्रा कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है उनको, क्या जरूरत पड़ी है यात्रा करने की, क्यों पैदल चले वो, क्यों 3500 कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले, क्यों चले? वो तो एक प्रधानमंत्री के होते थे, एक प्रधानमंत्री के बेटे थे, आराम से उनके जीवन जो व्यतीत हो जाता। क्यों चले? क्योंकि उन्होंने देखा कि देश में अराजकता का माहौल बनता जा रहा है, असुरक्षा की भावना जो इंसानियत में कम होती जा रही है, उन्होंने उसका सामना किया। आज चल रहे, उनको कोई शौक थोड़ी लगा है। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया था कि आप आइए और कुछ समय बाद हमारी ये कुर्सी लीजिए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ली। उन्होंने कहा मैं पार्टी की सेवा करूंगा, इस महान पार्टी की सेवा करूंगा। ये सब चीजें हैं जो आपको सच्चाई के साथ अवगत करानी। सोशल मीडिया में जो चलता है ना, उसको भी काउंटर करना है। इनके सोशल मीडिया में चल के जो इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है, और हिमाचल प्रदेश में अगर आप सब साथ रहेंगे, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को हम नाक को चने चुनाएंगे। ये मेरा दावा नहीं, इस शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से
युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का काफी लंबा भाषण दे दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।